रही है आईपीए सिस्टम है, ये एक साउंड सिस्टम है जो अंग्रेजी के बोलने के सिस्टम को बताता है। इसीलिए आईपीए यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट बनाए गए हैं, जिसका चार्ट मैंने आपको दिया है, जिन्हें अंग्रेजी को बोलते समय या अंग्रेजी के वर्ड्स या अंग्रेजी के वर्णमाला के प्रोनाउंसिएशन की पूरी जानकारी दी जाती है। इसी में ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट इसीलिए इसी उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि आप सही वर्ण का या सही लेटर का सही उच्चारण कर सकें, प्रोनाउंसिएशन, साउंड। इसके लिए जरूरी ये है कि जब भी हम कोई शब्द या कोई अक्षर बोल रहे होते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, वो उसी को हम साउंड सिस्टम के नाम से जानते हैं। वो साउंड सिस्टम सारी भाषाओं का होता है। जब लैंग्वेज के रूप में किसी भाषा को आप देखेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज है, तो उसका अपना एक साउंड सिस्टम जरूर होता है। जैसे सारी लैंग्वेज का एक ग्रामर जरूर होता है। ग्रामर क्या है? जिसको हम लिख सकें, समझ सकें, ये ग्रामर इसलिए आवश्यक है। यानी किसी भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने के लिए हमें उस भाषा का ग्रामर आना आवश्यक है, तब हम जाकर के उस भाषा को समझ पाते हैं। उसका अल्फाबेट अलग है। जैसे लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी के अल्फाबेट कितने हैं? 26। अंग्रेजी के लैंग्वेज के रूप में जो हम अल्फाबेट सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 26, जिसमें 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जबकि जब हम साउंड सिस्टम में चलते हैं, जिसे हम साउंड सिस्टम के नाम से आज जानेंगे, कि जब हम बोलचाल की भाषा में, किसी वर्ण उच्चारण की भाषा में या उच्चारण के दृष्टि से जब देखेंगे, तो जो हमारा सिस्टम है उसके अनुसार जो आईपीए साउंड तैयार किया गया है, वो साउंड सिस्टम में अल्फाबेट 44 है, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड और 20 वावेल साउंड होते हैं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं उनका एक देखो अपने चार्ट में ये अलग है, और 20 जो वावेल साउंड हैं उनके चार्ट में अलग है, जिसमें 2 पार्ट कर दिया गया होगा, जिसमें एक होगा डिप्थोंग और दूसरा होगा मोनोथोंग। इसको आप यहाँ इस चार्ट में भी देख सकते हैं। इनको हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड हैं हम, तो हम हिंदी में, हालांकि अंग्रेजी एक अलग भाषा है और हिंदी एक अलग भाषा है, लेकिन जब हम चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जब तक हम उसे हिंदी के स्वरूप में ढाल कर नहीं देखेंगे, ये बात समझ में जल्दी नहीं आती है। या तो हम इंग्लिश मीडियम के छात्र होते तो इंग्लिश मीडियम में डायरेक्ट इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन आते और आपको डायरेक्ट इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को बोलना पड़ता, तो आप नकल देख करके, कॉपी करके आप उसे बोल लेते। लेकिन जब हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उसमें अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में समझने के लिए हमें इसको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ये जो साउंड है वो आता कहाँ है? जैसे हिंदी के वर्णमाला को आप देखेंगे तो हिंदी में भी बहुत सारे वर्ण हैं जिनको कहाँ से बोलना है ये बताया जाता है। यदि आपने हिंदी में पढ़ा हो तो वर्ण यानी लेटर्स जो हैं अल्फाबेट के, उनके सारे वर्ड्स के एक सिस्टम बनाए गए हैं कि किस वर्ण को किन किन ऑर्गन्स के द्वारा हम बोलेंगे या उनको कैसे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे। अब यहाँ हमको क्या देखना है कि हमारे जो अल्फाबेट साउंड के अल्फाबेट हैं, उनको बोलने के लिए हमें किन किन ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहेंगे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। क्या कहेंगे? इसको समझने के लिए आप ये देखेंगे कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं, एक्टिविटी होती है ना। जैसे
सबसे पहले तो आप जानिए कि मनुष्य बोलता कब है, जब वो सांस लेता है। श्वसन क्रिया नहीं करेगा तो वो बोल नहीं सकता। तो सबसे पहली क्रिया श्वसन की होगी, और उसके बाद भी नहीं बोलेगा। श्वसन हो रही हो, छोटा बच्चा क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि वो सांस तो लेता है लेकिन उसके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते जिनसे उनको शब्द निकालने हैं। तो धीरे धीरे वो उन ऑर्गन्स को वो डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो उनका अभ्यास करता है, तब जाकर के शब्द उसके मुंह से बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो जो सबसे पहली क्रिया हो गई श्वसन की। श्वसन क्रिया हमारे शरीर को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर ने इस ढंग से बनाया कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें यदि कोई वेस्ट जा रहा है तो उसका भी कुछ प्रयोग होना चाहिए। ये हमारी भी सोच होनी चाहिए कि तमाम हमारे कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको करने के बाद कुछ फालतू हो जाता है, बचता है कि नहीं। जो फालतू बचता है उसको हम क्या करते हैं? कूड़े में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो उन फालतू चीजों को भी एक अच्छे कार्यों में उपयोग कर लेता है। यह सीख आपको यहीं से मिलेगी कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं ना, सांस के माध्यम से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेती है और उसके बाद जो फालतू हुआ उसको क्या करती है? वो बाहर निकालती है। इसीलिए हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। इनहेल यानी श्वास लेना और एक्सहेल यानी श्वास छोड़ना। ये प्रक्रिया ये स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है, इसलिए आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी श्वसन क्रिया हो रही है वो अंदर जाती है तो उसके उपयोग, बॉडी के उपयोग की जो चीज है उसको वो ग्रहण करती है और बाकी शेष चीजों को वो बाहर वेस्टेज के रूप में निकालती है। लेकिन शरीर से जब वो एक्सहेलिंग होती है यानी श्वास बाहर निकलती है, तो उसी समय जो निकलने वाली श्वास है उसी श्वास को रोक करके हम उसको शब्दों में तब्दील करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं। यानी आप सांस रोक के भी नहीं बोल सकते और सांस छोड़ करके भी नहीं बोल सकते छोड़ते हुए। हाँ, छोड़ते समय उन शब्दों को हम क्रिएट करते हैं और उन्हीं श्वसन में यानी उन सांस से ही जो हवा, भाई विंड पाइप है, अब इसको एक मशीन की तरह समझो कि हमारे शरीर में जो श्वसन की नली है उसको क्या कहते हैं? विंड पाइप, श्वास नली जिसको कहते हैं। तो श्वास नली से सांस अंदर गई और जब वो बाहर निकलती है तो श्वास यहां जो है, और ये श्वास नली और आहार नली ये दोनों एक दूसरे से मिलती भी हैं। इसीलिए खाते समय आप श्वसन नहीं कर सकते, या खाते समय जब हम कभी श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है? भोजन सरक जाता है, खाना सरक जाता है, कभी कभी वो नाक के माध्यम से निकल जाता है। वो कैसे जाता है? क्योंकि दोनों पाइप जाकर एक जगह मिलते हैं। तो इसीलिए उसका ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जब हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो उसमें बोलने या खाने का काम बंद रखें, या खा रहे हैं तो श्वसन पर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि खाना जाने के बजाय ऊपर आ गया। क्योंकि श्वसन जब हम सांस निकालने का प्रयास करेंगे तो भोजन उसी के माध्यम से ऊपर आ जाता है। ये बात तो समझने की हुई। विंड पाइप के माध्यम से जब हम श्वसन अंदर करते हैं तो जब श्वसन बाहर की ओर आता है तो अब वो श्वसन क्रिया, एक तो नाक से सांस लिया मैंने, ये जो नोज है इसके दो है ना, दोनों के माध्यम से लेते हैं। इसमें भी आप नहीं जानते होंगे, बाएं से ठंडा और दाहिने से गर्म, दाहिने से गर्म और बाएं से ठंडा, ये दोनों जो है सांसों के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से ठंडा और गर्म, ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे। रात में हम करवटें क्यों बदलते हैं पता है? रात में यदि बाएं तरफ सो और बाएं तरफ सोओगे तो बाईं नलिका क्या होगी? बंद हो जाती है, कम चलती है, बंद नहीं होती, कम चलती है, और ये वाली
अधिक चलती है तो गरम हो सकता है, शरीर क्या होता है, गरम होता है, क्योंकि गरम वाली हवा तेज चलती है, इसीलिए शरीर अपने आप करवट बदल देती है। जब हम दाहिनी तरफ लेटते हैं तो ऊपर वाली यानी बाईं नलिका तेज चलती है और ये जो है धीमे चलने लगती है। तो जब जैसे ही हम करवट बदलते हैं तो वो फिर ठंडा वाला चलने लगेगा, गर्म वाला धीरे धीरे चलने लगेगा, तो शरीर क्या होगा, वो उसको बैलेंस बनाता है। इसीलिए रात में सोए सोए हम कई करवट मारते हैं, होता है कि नहीं होता है। ये सब बॉडी का एक सिस्टम पहले से डेवलप करके ही ऊपर से ईश्वर ने दिया है, जो आज हम उसका अभी हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सब ईश्वर ने एक अच्छे ढंग से बनाकर दिया है आपको, उसका सदुपयोग करना सीखिए। तो जब विंड पाइप के माध्यम से हम हवा लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, तो छोड़ते समय वो हवा कभी मुंह से आती है, नाक से भी निकल जाती है, नाक की नलिकाओं से, और जब वो मुंह और नाक में आती है तो उसको हम शब्द के रूप में परिणित करने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं, जिसको टंग, और टंग में भी पार्ट बना दिया, टीप, टिप यानी नोक, टिप ऑफ द टंग, ब्लेड ऑफ द टंग, दोनों तरफ की ब्लेड, ये भी वर्क करती है। कभी जीभ मोड़ जाएगी, सीटी की आवाज, तो वो जीभ को मोड़ करके उसके बीच में से हवा निकालते हैं। कभी जीभ को ऊपर करके हवा को रोक करके नाक से निकालते हैं, कभी जीभ को ऊपर करेंगे बगल बगल से हवा निकाल करके, कभी होठ को बंद करेंगे, होठ भी वर्क करता है, लिप्स यानी इसको बंद करके हम हवा को फेंकेंगे, कभी दांत को और होठ को दबाकर, जैसे फ साउंड को बार बार बताया मैंने, फ साउंड को, यानी इसमें ये समझो ये जो माउथ है केवल खाने के लिए नहीं है। अब आज आप समझिए इसको कि ये मुंह केवल खाने के लिए नहीं है, इसमें भी क्या है, वो वर्ड बनाने के लिए भी सिस्टम वर्क करता है। इसीलिए दांत ना हो तो आप शुद्ध नहीं बोल पाते, जब तक दांत नहीं रहता तब तक बच्चा तुतलाता है, और या तो दांत टूट जाए बुढ़े व्यक्ति का तो भी वो तुतलाने लगता है। मीनिंग इज दैट कि टीथ का एक रोल है किसके, साउंड को प्रोड्यूस करने में। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए टीथ भी जरूरी है। किसी के होठ कट गए हों, किसी की जीभ कट गई हो, कोई एक आर्गन, इसी को कहते हैं, ये आर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, जिसको मैंने यहां लिखा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। क्या है, तो ये हमारे विंड पाइप से लेकर के जहां से हम हवा बाहर निकालते हैं मुंह से, वो बाहर की ओर जब निकल रहा होता है तो वो शब्दों के रूप में परिणित होने के लिए ये आर्गन्स हैं। अंदर क्या है, आर्गन्स हैं, जिन्हें हम आर्गन्स ऑफ, आर्गन माने, आर्गन्स का मतलब अंग, अंग जो हमारे अंदर है वो उसमें जो है वर्ड को प्रोड्यूस करने में अपना रोल निभाते हैं। बात समझ आ गई ना। तो जैसे अब इसमें इसको हमने बनवाया, ये फिगर बनवाने का मकसद मेरा यही था कि ये तो भाई सुंदर बना दिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो है वो बताने के लिए काफी है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी बात तो यहीं से शुरू होगी, यही है ना। इसमें जीभ बना दो एक ठो, ऐसे में होता है। इसमें साउंड के लिए अब देखो सारे साउंड, यानी ये जो हमारे मुंह का आंतरिक भाग है वो उसके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, जैसे सबसे पहले यहां से ले लो, सबसे पहला तो होता है कंठ, बूला जिसको कहते हैं। ये देखो, ये है ना, ये जिसका ना हो वो गूंगा होता है, पता है कि नहीं। यदि ये ही ना हो तब क्या हो जाएगा, आदमी गूंगा हो जाएगा। या ये हो और इसमें जो है कोई समस्या आ गई, ये वर्क ना करे तो आवाज चली जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे गले में खराश होती है, इसकी वजह से इसको गांव देहात में ललरी भी कहते हैं। ललरी बढ़ गई, एक दूसरे को टच करती है, खांसी आती है, जब सूजन हो जाए, कभी जैसे बहुत ज़्यादा बोलते बोलते, मैं ही कभी बहुत ज़्यादा जो है आपको पढ़ा लेता हूँ या बहुत ज़्यादा दिन भर में बोल लेता हूँ, तो मेरे यहाँ जो है वो क्या होता है, वो सूजन हो जाती है और वो उसकी वजह से आवाज़ मेरी दबने लगती है। तो उसके लिए अब इसका उपाय है, इसीलिए बोलने वाले व्यक्तियों को नमक
पानी वगैरह से गरारे किए करना चाहिए, या उसको गर्म चीज़ों का सेवन कुछ करना चाहिए जिससे वो गला वो जो है सिकाई हो उसकी भाई, तब ना वो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा तो वो अपना वर्क ठीक से करेगा। तो ये वूला, इसकी स्थिति क्या होती है इसको समझो। आवाज निकलने के लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? कभी बांसुरी देखा है? बांसुरी में या वो बच्चे जो स्लीपर पहनते हैं उसमें सीटी लगी होती है, उसको देखा है? उसमें एक ठो पतला सा प्लास्टिक का वो कवर रहता है और नीचे एक ठो हार्ड जो है वो पाइप टाइप का होता है, उनको दोनों को लगा के उसी में लगा दिया जाता है, उसको फूंकते हैं तो हवा आती है, हवा निकलती है तो आवाज़ जैसे सीटी की आवाज़ आती है। उसमें होता क्या है, कभी इसको ध्यान से देखें, साइंटिफिकली देखो उसको। इसीलिए किसी भी चीज़ को देखिए तो उसको साइंटिफिकली और लॉजिकली जरूर सर्च करना चाहिए कि इसमें ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब हम हवा फूंकते हैं तो पतली वाली जो परत होती है वो उठती है और कभी बैठती है। भाई जब हम हवा धीमी करते हैं तो वो बैठती है, हवा तेज करते हैं तो उठती है। तो हवा उठती बैठती है तो उसमें क्या होता है, वही आवाज उसमें कभी दब के कभी बढ़ के आती है। जैसे बांसुरी में क्या होता है कि जब हवा फूंकते हैं तो उसमें हवा एक आवाज तो निकलेगी, जो भी आवाज निकलेगी, उसके बाद उसमें क्या है कि वो छेद किए गए होते हैं। छेद को वही आर्गन्स हैं, आर्गन्स ऑफ स्पीच, अलग अलग छेद को निकाल कर हम उसमें से आवाज निकाल लेते हैं। सिस्टम कहाँ से है, यही से है। जैसे हम यहाँ से आवाज निकाल ले रहे हैं, वैसे यदि हम इसको बाहर क्रिएट कर दें, बाहरी वातावरण में डाल के हवा डालना शुरू करें तो वो बोलना शुरू कर देगा। भाई जो सिस्टम यहाँ से हो रहा है वो सिस्टम, भाई ये तो पूरी शरीर की एक्टिविटी के साथ हो रहा है। ऊर्जा है तब बोल पाएंगे, थक जाते हैं तो नहीं बोल पाते, या हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है तब बोल पाते हैं। थोड़ी सी भी कमजोरी हो जाती है या बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, बोलने में अक्षम हो जाते हैं। तो हमारी शरीर की सारी एक्टिविटी वर्क करती है, लेकिन यदि हम इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करें तो इतना का जो पोर्शन है, जो वर्क है, यदि हम मशीन के माध्यम से करवा सकते हैं तो एक आदमी की तरह इतना बोलना शुरू कर देगा। आदमी मरा भी रहेगा तो बोलने लगेगा। अब वर्क होना चाहिए, जैसे दांत का, जीभ का, होठ का, टीथ रीज हैं हमारे, टीथ रीज यानी मसूड़े हैं। अब जीभ का नुकीला भाग, जीभ का ब्लेड वाला यानी किनारे का हिस्सा, जीभ का पीछे का हिस्सा, मिडिल पोर्शन, मध्य का हिस्सा, यहाँ तक कि ये तालू, ऊपर के जो तालू हैं जहाँ हम छूते हैं चिकना चिकना लग रहा होगा, यदि आप अपने जीभ से वहाँ टच करिए तो चिकना लगता है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट यानी कोमल होता है वो, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और जहाँ ठोस है थोड़ा सा आगे बढ़ाओ जीभ को, जहाँ कठोर है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। यानी एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। और एक टीथ रीज, टीथ रीज क्या है, टीथ रीज यानी दांतों के पीछे वाला जो मोटा वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, टीथ रीज, जिसके ऊपर दांत टिका हुआ है। और स्वयं टीथ यानी दांत भी है, ठीक है। यानी अब ऊपर से देख लिया, यहां से शुरू हुआ, क्या था ये, वूला, VULA कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, VULA, वूला। यही है जिसको हम क्या कहते हैं, ये कंठ, ठीक है। यहां जब भी आप बोलते हैं तो यहां ये दो तरह की ऐसे शायद ऐसे ही होती है, ये एक दूसरे को टकराती है। जब आप बोल रहे होते हैं यहाँ झन्नाहट होती है, या ये ऐसे खुला रहेगा या ऐसे छूता रहेगा। इसीलिए इसको वॉयसलेस साउंड और वॉयस साउंड, आपने चार्ट में देखिए जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें क्या है, एक वॉयस्ड साउंड है और एक वॉयसलेस साउंड है कि नहीं है। तो वॉयस साउंड में जो होता है वो इसमें झन्नाहट होती है, यानी ये जो हमारा कंठ है, उला है, जिसमें ये दो इस तरह से होते हैं, यदि इसमें झन्नाहट हो रही है तो वो वॉयस साउंड होंगे। और वॉयसलेस साउंड कौन से होते हैं, जिसमें ये ऐसे खुला रहेगा, इसमें से हवा निकल जाएगी, तो ये वॉयसलेस साउंड। यहाँ आवाज नहीं, यहाँ झन्नाहट नहीं हो रही, वाइब्रेशन यहाँ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वॉयसलेस है।
और यदि यहाँ वाइब्रेशन हो रहा तो वॉइस साउंड है। ये आप चार्ट में देख सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहां से शुरू हुआ, ऊपर गए तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, टीथ रीज और टीथ, ऊपर का होठ अपर लिप, ये क्या है ऊपर का होठ है अपर लिप, यानी ये हो गए ऊपर के आर्गन्स। फिर नीचे की ओर चलो तो जीभ है, बैक ऑफ द टंग यानी जीभ का पिछला हिस्सा, और मिडिल ऑफ द टंग जीभ का मध्य हिस्सा, टिप ऑफ द टंग यानी जीभ का अगला हिस्सा, और ब्लेड ऑफ द टंग यानी जीभ के दोनों किनारे के हिस्से। ये जीभ का पार्ट हो गया। ये ऑर्गन्स हैं। ये क्या है? ऑर्गन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, हारमोनियम, ढोल, तबला और बीन और क्या क्या आती है, पियानो, तमाम होते हैं ना उसमें, ड्रम, तमाम तरह के जो है ऑर्गन्स हैं, उनको ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गन्स ऑफ म्यूजिक, वो संगीत के ऑर्गन्स हैं। और यहाँ हमारे शरीर में ही ऑर्गन्स हैं। ये नहीं है तो म्यूजिक थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, या कोई एक ऑर्गन न हो तो वो ऑर्गन क्या करता है, उसकी वजह से वो म्यूजिक डिस्टर्ब हो जाती है। उसी तरह से इसमें भी कोई एक ऑर्गन डिस्टर्ब हो तो हमारी आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हो गया टंग। फिर नीचे के वो देख लो तो टंग के बाद आएंगे तो आप ये लोअर लिप, लोअर टीथ, नीचे वाले भी दांत, ये है ना, इतने साउंड वर्क करते हैं। ये सब जो है साउंड में अपना काम करते हैं। उसके बाद बचा हुआ हिस्सा है नाक, नोज, यानी ये नोज, बहुत सारे साउंड ऐसे हैं जो नोज से आते हैं, जिनको हम नेसल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसल साउंड। नेसल साउंड यानी नासिका से निकलने वाली आवाज। जैसे आप म वर्क है ना उसका, न, न, नाक बंद कर दो, नहीं बोल पाओगे। यानी ये नेसल साउंड में या नेसल साउंड करने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो जब तक भाई कभी क्या होता है कि हमको सर्दी हो गई है, नाक क्या हो गई, जाम, नाक वाली पाइप क्या है, जाम है। आप बोल लेंगे क्या, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आवाज उसमें जा ही नहीं रही है। बोलेंगे भी तो बड़ा भद्दा सा आवाज निकलेगा। जबरदस्ती यदि बोलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, भद्दी आवाज आएगी, अगली साउंड। तो इसीलिए हमारे लेटर्स को साउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे ये सारे ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं, और इन सारे ऑर्गन्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है हमारे इस सिस्टम को सही से प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को सही से बाहर निकालने के लिए इन ऑर्गन्स का होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये सब ऑर्गन्स हमने लिखा नहीं, इसमें समझाने का प्रयास किया, हमको लगता है आप समझ गए होंगे। इतना आपके लिए काफ़ी भी है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो धीरे धीरे होगा। अब हम कुछ साउंड पर बात करें। भाई अल्फ़ाबेट में कौन सा साउंड कैसे निकालें, भाई ये भी तो देखना जरूरी है। तो हम उन साउंड को देखते हैं और हिंदी से अंग्रेजी को अलग करते हैं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दो अलग अलग भाषाएं हैं। हम हिंदी से जोड़ करके केवल मात्र दूसरी भाषा को अपनी भाषा में मिलाकर सीखने का प्रयास करते हैं, जबकि दोनों भाषाएं बिल्कुल डिफरेंट हैं और इन दोनों भाषाओं के अपने अलग अलग ग्रामर और अलग अलग फोनेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो इनको हम अलग करने के लिए आज प्रयास करेंगे कि कैसे हम वास्तविक अंग्रेजी के वर्ड्स को जो है प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं।